अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 दिसंबर है और शाम की 12 बड़ी खबरें लेकर के मैं आपका मेजबान नदीम अकरम आप लोगों के सामने हाजिर हूं, जहां हम बात करेंगे यूएई और सऊदी अरब के यमन पर हुए हमले की। वहीं हम इसमें बात करेंगे अंसारुल्लाह के सख्त पैगाम की। वहीं हम इसमें खास तौर पर बात करेंगे कि कैसे हमास के अंदर 3000 नए मुजाहिदीन जो है वो शामिल हुए हैं। वहीं हम इसमें बात करेंगे ईरान की नई तरक्की की। ये तमाम बड़ी खबरें नाजरीन आप लोगों के सामने होंगी, जहां एक एक कर आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। वहीं शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से जो आपकी स्क्रीन पर है। ईरान ने पहली बार शेल ऑयल निकालने की तकनीक विकसित की है। आज की बड़ी खबर यह है कि ईरान ने पहली बार शेल ऑयल निकालने की एक उन्नत तकनीक विकसित की है। यह तकनीक ईरान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। आपको बता दें कि साल 2017 में ईरान ने अपने पश्चिम सूबे में 2 अरब बैरल हल्के क्रूड ऑयल के शेल रिजर्व का पता लगाया था। शेल ऑयल एक गैर पारंपरिक तेल है जिसे ऑयल शेल की चट्टानों से निकाला जाता है। मेहर न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस नई तकनीक को अपने घरेलू संसाधनों और विशेषज्ञ का इस्तेमाल करते हुए विकसित किया है। यह ईरान के ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ पश्चिम प्रतिबंधों के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था को और मजबूती देगा। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली वजीर दिफा काट्ज ने माना कि इजरायल ने सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत गिराई। इजरायली वजीर दिफा योव काट्ज ने एक बड़ा इंकशाफ करते हुए माना है कि इजरायल ने बशर अल असद की हुकूमत को गिराने में अहम किरदार अदा किया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक काट्ज ने बयान दिया है कि सीरिया में असद की सरकार के खिलाफ साजिशें और दखलंदाजी इजरायल की स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। उनका यह दावा है कि इजरायल ने सीरिया में मौजूद हालात को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ने की कोशिश की। सीरिया की सरजमीन पर पहले ही जंग और दहशत का माहौल है और अब इस नए इंकशाफ ने इजरायल की नीयत और हरकतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रीनलैंड के वजीर आजम म्यूट एग्रे का ट्रंप को जवाब। ग्रीनलैंड और अमेरिकी सदारती बयानात के दरमियान गरम बहस का सिलसिला जारी है। ग्रीनलैंड के वजीर आजम म्यूट एग्रे ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड हमारा है, हम ना बिकाऊ थे, ना हैं और ना ही कभी होंगे। उन्होंने अपनी कौम की आजादी के लिए लंबे संघर्ष का हवाला देते हुए कहा कि हम अपनी आजादी और पहचान को खोने नहीं देना चाहिए। यह हमारी सरजमीन है और इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह बयान ट्रंप के उस विवादास्पद बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की थी। म्यूट एग्रे ने साफ कर दिया कि उनकी जमीन किसी भी कीमत पर अमेरिका या किसी और मुल्क के हाथों में नहीं जाने वाली। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तान गुपचुप बना रहा है लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से आई है जिसमें बाइडेन इंतजामिया ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुपचुप तौर पर एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम विकसित कर रहा है। अमेरिकी हुकूमत का मानना है कि यह मिसाइल न्यूक्लियर हथियारों से लैस हो सकती है और इसकी मारक क्षमता अमेरिका तक पहुंच सकती है। यह खबर इंटरनेशनल सिक्योरिटी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि अगर यह दावा सही है तो इससे साउथ एशिया और ग्लोबल सिक्योरिटी पर गहरी छाप पड़ेगी। वहीं बाइडेन इंतजामिया ने इस मुद्दे पर पाकिस्तान से जवाबदेही की भी मांग की है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या मंगल पर कभी जिंदगी थी? CIA दस्तावेजों का बड़ा दावा। हाल ही में डिक्लिसिफाइड हुए सीआई दस्तावेज ने यह इशारा करते हुए कहा कि मंगल ग्रह पर जिंदगी मौजूद थी। इन दस्तावेजों में दावा किया गया है कि मंगल की दैत्याकार मखलूक बिंग्स रहते थे। उन्होंने पिरामिड जैसी इमारतों पर मार किया। यह दावा साइंस जैसी लागत से CIA रिपोर्ट्स के मुताबिक इन
मखलूक़ात का वजूद लाख पहले खत्म हो चुका है। यह दस्तावेज मंगल पर ऐसी मौजूदगी का भी जिक्र करते हैं जो इंसानी सोच और टेक्नोलॉजी को चैलेंज करती है। हालांकि यह जानकारी अब तक सिर्फ कयासों और दस्तावेजों तक महदूद है और इसका कोई ठोस साइंटिफिक सबूत नहीं है, मगर यह सवाल अब भी बरकरार है कि क्या मंगल पर वाकई जिंदगी थी। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का सख्त बयान। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ताजा बयान में दुनिया को एक सख्त और साफ पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है जो कोई भी हमारे मुल्क में कुछ तबाह करने की कोशिश करेगा उसे अपने घर में कई गुना ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ेगा और वे इस अफसोस करेंगे। पुतिन का यह बयान मौजूदा ग्लोबल सूरत हाल के मद्देनजर बेहद अहमियत रखता है। रूस के खिलाफ लगातार पाबंदियां और साजिशें जहां एक तरफ पड़ रही हैं, वहीं पुतिन का यह बयान साफ करता है कि रूस अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। उनका यह बयान रूस की ताकत और उसके अटल इरादों का सबूत यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान पर दुनिया के दूसरे मुल्क कैसे रद्द अमल देते हैं। वहीं आप सातवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमन में हूतियों के खिलाफ यूएई और सऊदी अरब का बड़ा हमला। यमन में जारी जंग में आज एक नया मोड़ आया। यूएई और सऊदी अरब की क़यादत में हूतियों के खिलाफ ताजा हमले तेज हो गए हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल ने इस शाम ताइज इलाके में हूती फोर्सेस पर हमला किया। इस हमले का मकसद ताइज में हूतियों कंट्रोल को कमजोर करना है। वहीं उत्तर में सऊदी अरब ने हूती ठिकानों पर तोपखाने के हमले तेज कर दिए, जिसमें सादा शहर भी शामिल है। इन हमले में कई हूती ठिकाने निशाना बने हैं। इस तेज होती जंग ने यमन में इंसानी हालात और भी खराब कर दिया है। जंग से मुतासिर इलाकों में लोग भारी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। वहीं आप आठवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तुर्की के सदर का बयान। तुर्की के सदर रसब तैयब अर्दोगान ने एक बड़ा और साफ बयान देते हुए कहा कि इजराइल को जल्द या देर से सीरिया के कब्जे वाले इलाकों से हटना ही होगा। एर्दोगान का यह बयान मौजूदा सूरत हाल में इजराइल की पॉलिसीज और उसके सीरियाई इलाकों पर कब्जे को लेकर एक सख्त पैगाम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी ताकत और जबरदस्ती के बल पर किए गए कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। यह बयान तुर्की की उन कोशिशों को भी दर्शाता है जिसमें वे मिडल ईस्ट के मसले पर एक अहम किरदार निभाना चाहते हैं। देखना होगा कि इस बयान पर इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का क्या रद्द अमल होता है। वहीं आप नौवीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी अंसारुल्लाह का ऐलान। इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। यमन की अंसारुल्लाह तहरीक ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकने का इरादा नहीं रखती। अंसारुल्लाह के सियासी ब्यूरो के रुकन हजाम अल असद ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि जब तक इजराइल गजा में फलस्तीनी कौम पर जुल्म और हमले नहीं रोकता तब तक हम अपने हमले जारी रखेंगे। वहीं आप 10वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यमनी मिसाइल हमले से इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद हो चुका है। जियोनिस्ट मीडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यमन के मिसाइल हमले ने इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरी तरह से ताले लगा दिए हैं। फॉर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से इजरायली टीवी चैनल कैन ने बताया कि आज सुबह यमनी अफवाज ने कब्जा की गई फलस्तीनी सरजमीन पर एक मिसाइल हमला किया। इस हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा और कुछ देर के लिए इजराइल के आसमान को भी खाली कराया गया। हालांकि इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान उत्तरी सरहदों पर जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हवाई सफर से जुड़ी मुश्किलें अब भी बरकरार है। इजरायली मीडिया का कहना है कि कई एयरलाइंस सुरक्षा चिंताओं की वजह से एयरपोर्ट पर फ्लाइट शुरू करने से कतरा रही हैं। यह मिसाइल हमला यमन की तरफ से फलस्तीनी कौम के लिए उनके मज़हमती जज्बे का हिस्सा है, जिससे मिडल ईस्ट में हालात और ज्यादा संगीन नजर आ रहे हैं। वहीं आप 11वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायली जनरल का बड़ा खुलासा। हमास को खत्म करना अब मुमकिन नहीं।
इजराइल के एक रिटायर्ड जनरल इजहाक ब्रिक ने बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है दोस्तों। उन्होंने कहा कि इजराइल अब पहले से ज्यादा हमास को खत्म करने की क्षमता खो चुका है। इजरायली अखबार मारिफ के मुताबिक ब्रिक ने बताया कि इजुद्दीन अल कस्साम ब्रिगेड, जो हमास का सैन्य विंग है, उसने हाल ही में 3000 नए नौजवान लड़ाकों की भर्ती की है, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है। उन्होंने यह भी माना कि गजा पट्टी अब पूरी तरह हमास के कंट्रोल में है और इजरायली फौज वहां कुछ भी नहीं कर पा रही है। सारी गतिविधियां सुरंगों के अंदर हो रही हैं और इजराइल की फौज का वहां कोई कंट्रोल नहीं है। जनरल ब्रिक ने कहा कि इजरायली सेना ने जबलिया इलाके में 5वीं बार वापसी की, लेकिन वहां अब भी फलस्तीनी मौजूद हैं। दूसरी जगहों पर भी इजराइल ने भारी सैनिकों को खोया है और उनकी स्थिति खतरे में है। उन्होंने माना कि इजराइल की फौज के पास अतिरिक्त बल नहीं है और जो इलाके कब्जा किए गए वहां सैनिक लंबे समय तक ठहर नहीं रहे। यही वजह है कि हमास से ताकत छीनना मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ब्रिक ने यह भी कहा कि इजराइल की बमबारी में बेमकसद हो रही है। इन हवाई हमलों में असली मकसद हमास को खत्म करना नहीं है, बल्कि नस्ली सफाया करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए जारी रख रहे हैं और सुरंगों में फंसे बंदियों को मारने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से हौसला छोड़ दिया है। वहीं आप 12वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेबनान का इजराइल के खिलाफ यूएन में शिकायत, सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल पर बड़ा इल्जाम। लेबनान ने इजराइल के खिलाफ एक गंभीर कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र यूएन में कानूनी शिकायत दर्ज कराई है। लेबनान के कार्यवाहक वजीर ज़राअत अब्बास हज हसन ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने बताया कि लेबनानी संगठनों, वजारत ज़राअत, लेबनानी यूनिवर्सिटी, सर्टिफाइड लैब्स की मदद से एक सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे का मकसद इजराइल की फौज के सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल से हुए नुकसान और प्रदूषण का आकलन करना है। हज हसन ने कहा कि इजराइल ने साउथ लेबनान में सफेद फास्फोरस और क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। इन हमलों की वजह से खेतों में बंजारापन आ गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जुर्म माना जाता है। उन्होंने बताया जैसे ही फील्ड सर्वे पूरा होगा और नमूने तैयार हो जाएंगे, लेबनान एक नई शिकायत भी दर्ज करेगा। लेबनान का यह कदम इजराइल के हमले के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी देखा जा रहा है। नाजरीन, ये थी आज की 12 बड़ी खबरें। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।